नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज देख रहे हैं। अच्छा, एक सीरीज आपकी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की भी चल रही है और एक सीरीज आपकी चल रही है इंडियन पॉलिटी की। इस सीरीज में हम लोग इंडियन पॉलिटी देखना है। अब ये जो आपकी दोनों सीरीज है ना, ये यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम्स है सबके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों सीरीज एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो चल रहा है आयोग का ना, उसी हिसाब से बनाई गई है। अगर आप ये दो सीरीज अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपका पॉलिटी और इकोनॉमी बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब नए क्वेश्चन है और साथ ही साथ में जो रिलेटेड फैक्ट है, कंसेप्ट है, वो भी समझ में आएगा। और साथ ही साथ में अगर हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीए 2024 का प्री प्लस मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है। आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगे उसमें, और प्री का भी पूरा आपकी तैयारी होगी। साथ ही साथ में आर री एग्जाम का भी चल रहा है। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 55 से हमें स्टार्ट करना था। देखिए, इसमें बात हो रही है आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात हो रही है, NHRC। अब पहली चीज तो ये समझो, ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसको बनाया गया था पार्लियामेंट के कानून के द्वारा। ठीक है, तो संवैधानिक बॉडी नहीं है। कब बनी है ये बनी है आपकी 1993 में। एक संवैधानिक बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड है या उसको बाद में संविधान के संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करके उसको बनाया गया। ठीक, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल कानून से बनी है। अब आगे उसका हम फैक्ट देखते हैं। बोला जा रहा है इट्स चेयरमैन मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके जो चेयरमैन होते हैं ना आपके NHRC के, ठीक है, जो चेयरमैन होंगे या तो ये क्या हो सकते हैं, या तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, मतलब चीफ जस्टिस हो सकते हैं, ठीक है, रिटायर्ड, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो चीफ जस्टिस या जज। लेकिन इस आपके उसमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि जरूरी है कि वो क्या होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, मुख्य न्यायमूर्ति। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खाली नॉर्मल जज भी हो सकते हैं। इसी वजह से पहला स्टेटमेंट जो आपका गलत हो गया। जो दूसरा वाला है वो भी गलत दे रखा है। तीसरा जो है इसमें बोला गया है इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। इट्स पावर्स आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। ये बिल्कुल सही है। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझो, NHRC करता क्या है। कहीं पर भी आपका मान लो जो ह्यूमन राइट्स है, आपके मानवाधिकार, उनका कहीं पे हनन हो रहा हो, कहीं पे उसको आपका वायलेट करा जा रहा हो, तो NHRC उसको क्या करता है, उसकी इंक्वायरी करता है कि कहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक, लेकिन उसके बाद में मान लो इन्होंने बोला कि किसी किसी इंसान ने ऐसा मानवाधिकार का वायलेशन करा था तो उस पर सजा करो, तो सजा होगी नहीं। ये किसी एक बॉडी या किसी, आप मान लो कोर्ट को बताएंगे या सिफारिश करेंगे कि आप इनको सजा दो। लेकिन जो इनकी सिफारिश होती है ना, वो जरूरी नहीं है सामने वाला माने। मान लो इन्होंने सरकार को बोला देखो इन्होंने मानवाधिकार का हनन करा था, इनको आप 2 साल की सजा करो या इनसे फाइन लो 2 लाख का, तो जरूरी नहीं सरकार माने, सरकार के ऊपर है, मान भी सकती नहीं भी मान सकती है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, रिकमेंडेटरी होती है, सिफारिशी होती। फिर एक चीज और है। अच्छा, इसमें होते कौन है, इसमें आपके एक चेयरमैन होंगे जो मैंने आपको भी बताया, और इसमें 5 अदर मेंबर होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे। जो 5 अदर मेंबर है ना, इसमें जरूरी है इसमें कम से कम एक जो है महिला होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मानवाधिकार जो आपके महिला है ना, उनका भी काफी ज्यादा वायलेट होता है। ठीक, तो इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ वुमेन एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन। ये बिल्कुल सही, कम से कम एक महिला इसमें होनी चाहिए। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आपका इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी आपकी बिल्कुल सही। अब बात करते हैं करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 3 और 4 वाला है, तो डी वाला जो हो गया वो आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया वाज दी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला। अब देखिए, आप लोग जब पॉलिटी पढ़ते हो ना, शुरू में ही पढ़ते हो कि संविधान जो है, जब अंग्रेज लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे थे ना, तो अलग अलग वो भी संविधान लेके आए। पहले वो आया उनका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बहुत पहले से आ रहा। सबसे जो पहला था ना वो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। पहला बोला जा रहा है 1861, ठीक है। फिर 1892, ये आपका 31 साल चला। इसके तुरंत बाद 1861 के बाद तुरंत 1892 में आए। फिर देखो ये 17 साल चला, 1909। फिर जो 1909 के बाद में 1919 वाला है ना, ये सिर्फ आपका 10 साल चला है। तो सबसे कम जो है, जो सबसे कम चला है सब कम समय तक, वो हो गया आपका सी वाला, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको,
ठीक है, जो माइनॉरिटी है अल्पसंख्यक उनकी बात हो रही है। तो हमारा जो संविधान है ना वो आपकी धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को दोनों को क्या करता है, मान्यता देता है। सी वाला जो है करेक्ट आंसर है। आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी को भी, रिलीजियस माइनॉरिटी कौन हो गई, जैसे आपकी आप जानते हो जैसे आपके मुस्लिम हो गए, ठीक है, वो हमारी कंट्री में रिलीजियस माइनॉरिटी है। फिर आपकी जो भाषीय अल्पसंख्यक होंगे उनको भी रिकॉग्नाइज करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जैसे आपका कुछ लोग जो है बहुत ऐसी भाषा बोले जो बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक है, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, भाषा का आप समझो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जैसे साउथ इंडिया में चले जाओ ना, तो भाषा के नाम पे आप समझो कि लड़ने पे लोग उतारू रहते हैं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहता है। कि तमिलनाडु में लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो दोनों को रिकॉग्नाइज करता हूँ। कौन से आर्टिकल के तहत, ये आपका आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका पंचायती राज बिल आया था नया वाला, ठीक है, उसमें ऐसे कुछ प्रावधान थे जो पुराने वाले में नहीं थे। ऐसा कौन सा प्रावधान है वो बताना है हमें। ठीक है, ये बोला जा रहा है 1993 में 93 में अधिनियमित नए पंचायती राज विधेयक में पहले से हटकर अनेक नए उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपबंध नहीं है। ठीक है, तो वो है आपका डी वाला। कौन से वाला है इसका करेक्ट आंसर, वो होगा आपका डी वाला होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है, क्या बोला जा रहा है, रेगुलर रिम्यूनरेशन टू द पंचायत मेंबर सो एज टू इंश्योर द पंक्चुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। ये आपका जो रिम्यूनरेशन है ना, इसका मतलब होता है सैलरी देना। ठीक है, जब कोई काम कर रहा है उसको सैलरी देने का मतलब, तो ये वाला जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमें संविधान का संशोधन करना है तो उसको कहाँ पे इनिशिएट करा जा सकता है, कहाँ शुरू होगा। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, कहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझो ये साफ साफ लिखा हुआ है, अगर संविधान में कहीं पर भी संशोधन करना है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो वो सिर्फ कौन कर सकता है, वो हमारा सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। याद रखो, हमारा संसद कर सकता है, ना ही वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ना ही मान लो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इन्होंने बोल दिया कि हम अपनी विधानसभा में संविधान संशोधन के लिए कोई कानून लाएंगे, तो वो ला सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं ला सकते। सिर्फ कौन कर सकता है, आपका पार्लियामेंट, संसद। मान लो जैसे लोकसभा में कोई आपका जो बिल लाया गया संविधान संशोधन के लिए, यहां से पास होके कहाँ गया, राज्यसभा गया, फिर यहां से भी पास होके जो हमारे राष्ट्रपति होंगे ना, उनको उसको साइन करना होगा। और कुछ कुछ आपके तो ऐसे भी संशोधन होते हैं जो आधे राज्यों से भी पारित कराने पड़ते हैं, लेकिन वो राज्य जो है अपने आप पे वो शुरू नहीं कर सकता है संशोधन। ठीक है, शुरू नहीं कर सकता। शुरू कहाँ पे होगा संशोधन की प्रक्रिया, वो तो आपके संसद में होगी। संसद में आपको पता है लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी वाला, 1 और 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम था ना 1996, उसमें से ऐसे कौन से नई चीजें जुड़ी थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द इलेक्शन लॉ बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1996, ये बात हो रही है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ वो है आपका बी वाला। इसमें जो नई नई चीजें जुड़ी थी वो जुड़ी थी आपकी बी वाला, 1 2 एंड 4। अभी समझाते हैं। पहला आपका स्टेटमेंट जो है वो तो ये है कि मान लो आपने भारत का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसका अपमान कर दिया गया, हमारे संविधान का अपमान कर दिया, और आप दोषी पाए गए, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। मान लो कोई ऐसा नेता है जिसने हमारे संविधान के बारे को अपमान कर दिया, संविधान का, हमारे भारतीय ध्वज का अपमान कर दिया, और उसको दोषी भी साबित कर दिया गया, तो फिर वो ना ही संसद का चुनाव लड़ पाएगा, ना ही आपका राज्यों का। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, पहला सही है। फिर क्या करा गया, अब देखिए होता क्या था ना, बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए मोहल्ले में कि हम चुनाव लड़ गए, लोकसभा में चुनाव लड़ गए, कि इससे लोग हमें जानने लगेंगे, जबकि उनको पता उनको वोट नहीं मिलने, लेकिन फालतू में लड़ जाते थे, सीरियस नहीं होते थे। तो इसीलिए ताकि सीरियस कैंडिडेट लड़े, तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है जब चुनाव आपका होता है ना, उसमें हर प्रत्याशी से आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी, उसमें से कोई एक जीतेगा, एक आपकी सीट से। ठीक, तो ये भी बढ़ा दी गई थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बढ़ा दी गई थी। दूसरा वाला भी सही है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है, भी बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, कोई भी एक आपका कैंडिडेट जो है एक सीट से ज्यादा में चुनाव नहीं लड़ सकता, ये गलत है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जो है वही 2 सीट से चुनाव लड़े हैं आपके, एक रायबरेली और एक वायनाड से। ठीक, तो ये तीसरा वाला तो गलत है। फिर फोर्थ वाला क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी डेथ हो गई, तो इलेक्शन को रद्द नहीं किया जाएगा। तो फोर्थ वाला भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और सीधा सीधा इसमें एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। यहाँ पे तुमने सारी स्टेटमेंट्स देख ली, करेक्ट आंसर होगा आपका बी, 1 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें इनकम टैक्स के बारे में बात हो रही है।
बोला जा रहा है which one of the following statements regarding the levying, collecting and distribution of income tax is correct? आयकर लगाने, एकत्र करने और वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली चीज तो ये ध्यान रखो, जो आपका इनकम टैक्स है ये किस पे लगता है? ये आपके जितने भी लोग हैं ना, ठीक है, जितने भी आपके भारतीय जनता है जो पैसा कमा रही है, जिसका एक इनकम मान लो 4 लाख 5 लाख से ऊपर है, उनको टैक्स देना, सीधा टैक्स देना, इसीलिए से डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इकोनॉमी क्लास में आपको समझा चुका हूँ। किसको देना? सरकार को देना है। अब ये इनकम टैक्स लगाता कौन है? ये लगाती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, वो लगाती है। इकट्ठा कौन करता है? इकट्ठा करता है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आपके केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। तो इकट्ठा भी कौन करे? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पैसा आ गया, ठीक, फिर ये पैसा क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को थोड़ा अपने पास रखेगी और थोड़ा किसको दे देगी? राज्यों को दे देगी, ठीक है, अलग अलग राज्यों को दे। तो ये सिस्टम चलता है। इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक। संघ कर लगाता है, एकत्र करता है और आय कर आपके प्राप्तियों को स्वयं और राज्यों के बीच में वितरण करता है। तो ए वाला जो है ना सही है। यूनियन लेवीज, कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट्स, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बोला जा रहा है जो आपके स्पीकर है, स्पीकर को लेकर क्वेश्चन आया है। स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। एक इंसान को बैठा के बोल सकते हैं आप चुप रहिए, दूसरे को बोल सकते हैं आप बैठिए। इसको क्या बोला जाता है? अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकते हो, अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना कहलाती है बैठ जाना, डी वाला, यील्डिंग द फ्लोर। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, ठीक है, डी, यील्डिंग द फ्लोर। अगला देखते हैं, अब इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बात हो रही है। अब देखिए अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के महान्यायवादी, इनका काम ये होता है, जैसे मान लो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, आपकी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका भी तो केस जाता है ना, कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का भी तो कोई वकील होना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस जा रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार एक पार्टी है, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ कोई केस है या उनके वो अपने किसी खिलाफ ला रहे हैं, तो केंद्र सरकार का जो वकील होता है ना, जो उनका लॉयर होता है, उसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये काम होता है। इनकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे। फिर इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए आपके जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ठीक, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ना ही ये किसी आपके संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये आपका गलत हो गया। और फिर इनको इम्पीचमेंट से नहीं हटाया जा सकता है। देखिए इम्पीचमेंट से आपके प्रेसिडेंट हटेंगे, ठीक, इनको तो नॉर्मल हटाया जा सकता है। ये जो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ना राष्ट्रपति के प्लेजर तक, जब तक आपका प्रेसिडेंट का मन है तब तक वो अपने आपके कोई इंसान अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे है। प्रेसिडेंट का मन का मतलब होता है मंत्री परिषद का मन, ये भी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इनको हटाया जा सकता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? वो हो गया आपका ए वाला, 1 एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जाना नहीं। अब इसमें बोला जा रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताइए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का, ठीक है, वरीयता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। कौन जो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रोटोकॉल में कौन भारत में सबसे ऊपर है। सबसे टॉप पे तो आपके प्रेसिडेंट हैं, दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर है, फिर ऐसे लिस्ट चलती है। लेकिन इस ऑप्शंस में पूछा जाए तो इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, सबसे पहले आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर आपके आएंगे जो यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर है ना, फिर वो लोग आएंगे आपके, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस समय पे, वो कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर है उनका प्रेसिडेंस प्रोटोकॉल, ठीक है, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री मतलब मान लो अमित शाह है, ठीक है, तो अमित शाह से ज्यादा प्रोटोकॉल प्रेसिडेंस किसका है? वो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है, आपके उस हिसाब से, संविधान के हिसाब से। फिर हो गया आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक, और फिर हो गया आपका कैबिनेट सेक्रेटरी का, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी तो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, 4 3 2 1। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आगे इन सीरीज से जुड़े रहिए। आपका अच्छे से पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की भी टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज हो चुकी है, उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको भी जाके देखिए। एकदम अच्छे से सारे फैक्ट कंसेप्ट के साथ में मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं। ऐसे कोई भी समझाना बहुत मुश्किल होगा, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा जाके, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।